हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो सेट नंबर 53 है। जो आज हम लोग देख रहे होंगे एनए का जो हमारा सेट नंबर 53 है, उसको कैसे आप देख रहे होंगे। जो अपना वेटेज है, आप सभी लोग का एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, तो जो एग्जाम अपना है बहुत ही बेहतर तरीके से आपको देना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जाना है। रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अब आपका जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में आपको रिवीजन करते हुए चलना। क्या रिवीजन करते हुए चलना है। जो रिवीजन करोगे आप, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि नए को ना पढ़ते हुए जितना आपने पढ़ रखा है उतना आप रिवीजन कर सके। एक बुक को कई बार पढ़ना है, ना कि उस नई बुक को पढ़ना है। ठीक है, तो बस बेटा आपका काम इतना है कि आपके पास जो भी कंटेंट हो, हमारा कंटेंट हो या किसी का भी कंटेंट हो, आपको बस उसका कंटेंट पढ़ के जाना है। अगर बात हम अपने एनए वाला ऐप की करें, तो वहां से जो आपको कंटेंट मिल रहा है, या तो आप उस कंटेंट को उठा लो, जो भी बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है हम लोगों के द्वारा। इतना अच्छा कंटेंट है कि आप एक बार उस कंटेंट को पढ़कर देखो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आसपास टोटल 9000 के आसपास क्वेश्चन, 3-3 हजार के आसपास। इन क्वेश्चन को आप पढ़ के जाओ, फिर बताना साइंस का वेटेज क्या रहने वाला है। क्योंकि एनए में आप सभी लोग जानते हो जो अपना वेटेज है 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का 35 ये होगा, और 10 मार्क्स की जीके, 5 मार्क्स की आपकी मैथ है। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बस अब आपका बेटा काम इतना होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सको और अपना टाइम अपना रिवीजन पे दे सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो सेट नंबर 53 है, क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। 53 सेट नंबर कह रहा है कि यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य, कह रहा कि 10 नलिकाएं हैं, उनका लागत मूल्य यानी सीपी 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के क्या भैया बराबर है। 10 नलिकाओं का जो सीपी है वो 5 नलिकाओं के एसपी के बराबर है। तो कह रहा है इस लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो बात समझना यार बाबू, बात क्या समझना। कह रहा कि 10 नलिकाएं हैं और उस 10 नलिकाओं का जो हमारा सीपी है 5 नलिकाओं के क्या एसपी के बराबर है। क्या 5 नलिकाओं के एसपी के बराबर है। तो ध्यान रखना, जो अपना 10 का सीपी है, क्या 10 नलिकाओं का सीपी है, 5 नलिकाओं के एसपी के क्या है, 5 नलिकाओं के एसपी के बराबर है। तो अगर यहां से एसपी उठाकर नीचे ले आओ, सीपी अपॉन एसपी, यहां से 5/10 हो जाएगा। 5 एकम 5। अब देखो सीपी भैया कितना हो गया हमारा, सीपी 1 तो एसपी 2। सीपी वह होता है जिस रेट पर हम कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं, एसपी हमारा वह होता है जिस रेट पर हम उस वस्तु को बेच देते हैं। क्या बाबू, जिस रेट पर खरीद के लाए वो हमारा सीपी, जिस पर बेच दिया वो एसपी। देखो 1 में खरीद कर लाए और 2 में बेच दिया, क्या किया, 1 रुपए में खरीद कर लाए, 2 रुपए में बेच दिया, तो क्या कमाया, लाभ कमाया। या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। 1 में खरीद कर 2 को बेचा, यानी 1 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। 1 रुपए का लाभ हमेशा किस पर होगा, हमेशा सीपी पर होगा। और सीपी कितना है, 1। हमेशा सीपी पर होगा जब तक एसपी तुमसे कहा ना जाए। तो क्या सीपी पर 1/1 और प्रतिशत के लिए 100, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया हमारा, लाभ प्रतिशत हो गया 100%। लाभ प्रतिशत बाबू कितना हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया हमारा 100%। बात समझ में आई क्या। 1 रुपए में खरीद कर 2 में बेचा, 1 का प्रॉफिट किस पर, 1 पर इंटू 100, यानी 100% का हमारा लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कह रहा कि एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्या करता है, अपने लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यदि और उस पर 20% की छूट भी देता है। 40% अधिक अंकित करने के बाद 20% की छूट देता है, तो लाभ क्या। देखो बाबू क्या करना है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता कि हर चीज अपने आप में कितनी। अगर हमने आपसे कहा सीपी कितना, सीपी हर चीज अपने आप में कितनी, 100। कह रहा है क्या कि लागत मूल्य से 40% अधिक करता है। अगर सीपी तुम्हारा 100 है, अगर इस पर 40% अधिक अंकित करता है, क्या 40% अधिक अंकित करता, तो एमआरपी क्या हो गया, एमआरपी बाबू क्या हो गया, एमआरपी 140% हो गया। क्या हो गया, 140% हो गया। सीपी था 100%, उस पर 40% अधिक अंकित करता, मतलब 140 हो गया। फिर क्या करता है, अधिक अंकित करता है और उस पर 20% की क्या करता है, और उस पर 20% की छूट देता है। इस पर छूट हमेशा किस पर, एमआरपी पर। अगर 20% की छूट दे रहा तो वस्तु कितने में बेच रहा होगा, 80% में बेच रहा होगा। अगर 20% की छूट तो वस्तु कितने की, 80% में बेच रहा होगा। तो देखो 140 का 80% तो निकाल लो, कितना हो गया, 14 अट्ठे 112। कितना हो गया, 14 अट्ठे 112। अगर 20% की छूट भी दे दी तो अब वस्तु कितने बेच दी,
112 रुपए में। वस्तु थी कितने की हमारी 100 रुपए की चीज को हमने कितने में बेच दिया 112 रुपए में, यानी 12% का क्या हो गया 12% का हमारा प्रॉफिट हो गया भैया। क्या हो गया 12% का प्रॉफिट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा 12%। ठीक, नेक्स्ट की बात करो, करा कि आयताकार उद्यान के आयाम 50 मीटर इंटू 40 मीटर है। उद्यान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर पर रास्ते के समतल लेवलिंग की लागत क्या होगी। देखना बाबू क्या करा आयताकार, तो पहले तुम समझना आयताकार की बात करा है तो आप एक आयत का डायग्राम बनाओ और इसके क्या 1 मीटर चारों ओर रास्ता बनाया गया। अगर 1 मीटर रास्ता बनाया गया तो तुम भी रास्ता बना दो। देखो ये मिलाकर बीच में 1 हो गया, इसी तरह इधर भी होगा। बात समझे 1। अब देखो ये जो आपको दिया गया है 50 मीटर और जो ये दिया गया है 40 मीटर। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आयताकार उद्यान है 50 मीटर और 40 मीटर है। अगर ये 50 हो गया, आयताकार का क्या होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 50 तो ये भी 50, ये 40 तो ये 40। अगर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 1 मीटर बाबू ये हो गया 1 मीटर ये, तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई हो गई 52 और 1 1 2 इसकी कितनी हो गई 42। अब तुम्हें निकालना क्या है, अब तुम्हें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। क्या निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे तो पहले तो बड़े वाले का लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई देखोगे तो क्या 52 इंटू 42, 52 इंटू 42 और इससे क्या माइनस कर दो छोटे वाले का लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर यहां से इसका मल्टीप्लाई देखोगे तो 52 इंटू 42 कितना आ जाएगा बाबू 2184। कितना आ जाएगा 2184 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2184 आ जाएगा। 2184 से कितना माइनस कर दोगे 2000 तो कितना आ जाएगा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन कह रहा कि प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना दिया गया है, प्रति वर्ग मीटर का दिया गया है 20, तो 184 का कितना हो जाएगा इंटू 20 कर दो 3680। कितना 3680, यानी जो ऑप्शन 1 दिया गया है आपको 3680 वो इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आई। रास्ते का क्षेत्रफल देखा तो हमने बड़े वाले वर्ग आयत का क्षेत्रफल माइनस उसके छोटे वाले का कर दिया। 2184 में से 2000 निपट गया, कितना बचा 184। अगर 1 वर्ग मीटर का खर्च है 20 रुपए तो 184 वर्ग मीटर का कितना होगा 3680 रुपए। नेक्स्ट आंसर देखो, नेक्स्ट आंसर क्या कह रहा है 2 वर्षों में कोई पैसा 5700 रुपए हो जाता है और 3 वर्षों में 6050 हो जाता है। देखो 2 वर्षों में बाबू कितना 2 वर्षों में 5700 रुपए और 3 वर्षों में 6050। 2 वर्षों में कितना 2 वर्षों में 5700 रुपए और 3 वर्षों में 6050। कोई पैसा 2 वर्ष में देखते हैं तो 5700 हो जाता, 3 वर्षों में कितना देखो 2 वर्ष की बात की गई। एक देखो समय में कितने का अंतर निकाल लो आप यहां से। अगर देखो समय में अंतर 1 का, ब्याज में अंतर 350 का। कितना ब्याज में अंतर कितना 350 का। देखो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है 350 रुपए। अब इस वैल्यू को उठाओ, चाहे यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो। अगर 1 वर्ष में तुम्हें 350 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा 1 वर्ष में 350 तो 2 वर्ष में बाबू कितना 700 रुपए। ये हो जाता है, यानी हमारा मिश्रधन दिया गया। और मिश्रधन क्या होता है अमाउंट, अमाउंट होता क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये जो अमाउंट है आपका इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। अब देखो 2 वर्ष में इसमें ब्याज कितना हो रहा है 700 रुपए। अगर 700 रुपए इससे माइनस कर दो तो मिलने वाला क्या हो गया हमारा मूलधन। मूलधन कितना हो गया 5000 रुपए। और अगर यहां से पुट करोगे 1 वर्ष में 350 तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 1050। वो यहां से निकालोगे तो भी मतलब मूलधन हमारा कितना हो गया 5000। मूलधन 5000। अब तुम्हें ब्याज की दर निकालनी है तो ब्याज की दर कितनी 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है हमें
एक वर्ष में ब्याज 350 रुपए, किस पर? हमेशा मूलधन पर इंटू 100। एक वर्ष में कितना ब्याज? एक वर्ष में कितना? 350, किस पर? 5000 पर, और प्रतिशत के लिए बाबू 100। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 सत्ते 35, यानी ब्याज की दर कितनी हो गई? 7%। कितना? 5000 मूलधन हो गया, 7% ब्याज की दर हो गई। जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है आपको 5000 और 7%। समझ में आया? समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, क्या कह रहा कि यदि पहले 18,000 रुपए कर योग्य नहीं है और 25,000 तक की आय पर कर की दर 25% है और 25,000 से ऊपर कर की दर 30% है, तो वर्ष के दौरान 30,000 रुपए की कर योग्य आय पर एक व्यक्ति के लिए कितना कर देना होगा? कितना कर देना होगा? बात समझना बाबू, बात समझना। क्या कह रहा है कि एक, यदि पहले 18,000 की बात कर रहा ना, देखो कह रहा कि 30,000 रुपए की कर योग्य आय पर एक व्यक्ति के लिए कितना देना होगा। 18,000 पर तो कोई है ही नहीं टैक्स, 18,000 पर कर योग्य ही नहीं है। टोटल कितना? 30,000। अगर 18,000 पर नहीं है तो निकाल लो, 30,000 है, 30,000 में अगर 18,000 नहीं है तो है कितना? 12,000। 12,000 पर टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगेगा तो पूछ रहा कितना लगेगा। देखो कई क्या रहा तुमसे कि 25,000 से ऊपर कर की दर 30% है। अगर तुम्हारे 25,000 रुपए से ऊपर है तो उस पर जो टैक्स लगेगा 30% का लगेगा। लेकिन अगर उससे कम है, क्या उससे कम है, 25,000 तक की आय की बात की जाए तो उस पर टैक्स कितना है? उस पर टैक्स है 25%। बाबू ये 12,000 जो है 25,000 से कम ही तो है। अगर 25,000 से कम है तो इस पर टैक्स कितना लगेगा? इस पर टैक्स लगेगा 25%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बचा कितना? 120 इंटू 25 गुणा कराओ, 3,000 रुपए। कितना? 3,000 रुपए जो आपका दिया गया है तीसरा ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 3,000 रुपए। अब शुरुआत करो, हम लोग करते हैं जीके की। जो अपना जीके का क्वेश्चन का वेटेज है वो कैसा रहने वाला है, स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन कह रहा कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? कह रहा भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कुटीर उद्योग या इंजीनियरिंग उद्योग? तो क्या लोहा एवं इस्पात उद्योग कह लो तो कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1। क्योंकि सीमेंट उद्योग, कुटीर उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग ये सब क्या है? पहला आधुनिक उद्योग नहीं है। अगर पहला आधुनिक कहा है तो लोहा और इस्पात हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट की बात कर लो, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कह रहा कि किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? आप सभी लोग जानते हो कि हमारे ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रहों की संख्या, जिसमें से 1 हटा दिया गया था, 9 थे। प्लूटो को हटा दिया गया था। प्राग जो चेक गणराज्य का एक सम्मेलन हुआ था उसमें से प्लूटो को बाहर कर दिया गया था। क्यों बाहर कर दिया गया था? क्योंकि ये चक्कर लगाते लगाते दूसरे की कक्षा में पहुंच जाता था, इसलिए प्लूटो को बाहर कर दिया गया, जिसका नाम यम था। ठीक है, अब वर्तमान में 8 हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 हैं आपके पास वर्तमान में। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? देखो अपवाद स्वरूप आप ध्यान रखना, कहीं आपको बृहस्पति भी मिल सकता है, कहीं शनि भी मिल सकता है। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप शनि को टिक करके आ रहे होगे। क्या शनि को टिक करके आ रहे होगे? समथिंग 145 के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो आप भी। वर्तमान में क्या 145 के आसपास है। ठीक है, तो आप क्या टिक करके आओगे? अगर कहा जाए कि कौन से जो ग्रह हैं उनके चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है तो शनि कह के आ रहे होगे, ऑप्शन नंबर 2, ना कि बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? ये अपना एनए वाला ऐप रहा बाबू, सभी लोग जानते हो, ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिसने नोट्स परचेज किए हैं तो उसको सारी बातें पता होंगी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? श्रावती नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी? जोग जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? देखो किस पर है? शरावती नदी। शरावती नदी, ठीक, शरावती नदी जो ऑप्शन दिया गया है आपका 1 में। ठीक, शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, फैजी के दरबार में रहते थे। फैजी के दरबार में कौन रहते थे?
तो आप ध्यान रखना, जो फैजी थे इनके दरबार में अकबर रहते थे। कौन बाबू? अकबर। हुमायूं, हुमायूं बाबर के पुत्र हो जाते हैं, दारा सिको, बहादुर शाह जफर और अकबर। तो फैजी के दरबार में कौन रहते थे? अकबर। 9 का हो जाएगा 4 नंबर। 10 की बात करो, 10 क्या कह रहा है? चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह ध्यान रखना महात्मा गांधी से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? सन 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में शुरू हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी से बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। कौन कौन सी लाला जुड़ी हैं? तो आप सभी लोग जानते हो कि महात्मा गांधी जो थे ये 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और जब ये भारत वापस आए थे तो यहाँ भारत में हमारे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जो सन 1914 में शुरू हुआ और समाप्त 1918 में हुआ। उस समय महात्मा गांधी अंग्रेजों की नीतियों को नहीं समझ पाए थे, इसलिए उन्होंने उनका थोड़ा सा सहयोग करने के कारण प्रथम विश्व युद्ध जीत गए वो लोग। ठीक है, तो 1915 में आए, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए भारत में 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 2003 में इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिल्ली में की गई थी, दिल्ली में की गई थी। और आज इसका नाम जो भारतीय प्रवासी केंद्र है, इसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज केंद्र कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बातें हैं, बहुत सारी हैं गांधी जी के बारे में। जब वीडियो बनाया जाएगा तो आपको सारी बातें बताई जा रही होंगी इस पर। ठीक है, जो इसका आंसर हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। 10 का 2 हो जाता है। कह रहा कि चीन में बॉक्सर विद्रोह, भैया ध्यान रखना ये फेमस है, बक्सर नहीं है क्या? बक्सर नहीं है, बॉक्सर, बॉक्सर विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह कहां का है? पहले तो ये ध्यान रखो कि ये कहां का है? चीन का है, चीन का। और कब हुआ? सन 1900 ईस्वी में। कब? सन 1900 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाओ 12 में। पृथ्वी के सतह पर कितने प्रतिशत पानी है? आप सभी लोग जानते हो स्थल और जल। क्या? स्थल और जल। पृथ्वी पर, पृथ्वी पर स्थल कितना है और जल कितना है? लगभग कहा जाता है कि 2/3 इस पर पानी हो जाता है और 1/3 हमारा क्या? स्थल हो जाता है। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 71% के आसपास है और ये 29% के आसपास है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखोगे 75, 55, 35, 95, 71 नहीं है तो क्या है? 75%, यानी 2/3 का मतलब कितना? 75। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? कह रहा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज आप सभी लोग जानते हो सन 1828 ईस्वी में स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा दी गई थी। और राजा राम मोहन राय में जो राजा शब्द है यह एक इनकी उपाधि है जो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। किसके? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, राजा। तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा लाला ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, 13। 14 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति या भारत के रक्षा मंत्री? तो ध्यान रखना जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है, वित्तीय आपात की घोषणा जो है 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति। निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत है? तो ध्यान रखना ब्लॉक पर्वत है वॉसगेज, वॉसगेज। अगर बात कर ली जाए किसकी? प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है। क्या? प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण ध्यान रखना कि पहले तो इतना यहां से आंसर ध्यान कर लो कि प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है 10 न्यूटन। कितना हो जाता है? 10 न्यूटन हो जाता है बाबू। लेकिन अगर बात गुरुत्वाकर्षण की जाए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप जब पढ़ोगे तो क्या पढ़ रहे होगे? जो बल होता है प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 अपॉन r² के। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहां से अगर f की बात करो, f हटता, नियतांक हटता है m1 m2
m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां से g का मान निकालो, g का मान निकालो, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2, ये हो जाता है। जहां पर g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी से, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अगर इसके मान की बात की जाए तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट निकालोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये सारी बातें हो जाती हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब देखो तुम्हें करना क्या है बाबू, करना ये कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश होता है, लाइट होती है, सनलाइट होती है, आप सभी लोग जानते हो। ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 7, 5, 2, 3, 7, 5। तो आप ध्यान रखना, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर। तो जो विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप ध्यान रखना, जो अपना 7 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 की बात को, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग है। किसका, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा का योग है। इनका योग है क्या, यांत्रिक, स्थितिज, और इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अगर बात गतिज ऊर्जा की कर लो, गतिज ऊर्जा की बात कर लो, बोलते क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, के से डिनोट कर लोगे तुम इसको, होता क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। वेयर के इज तो आपको पता ही कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हो गई, जहां पर एम आपका मास हो जाता है। क्या, एम आपका मास हो जाता है। मास कहोगे यानी द्रव्यमान कहोगे, मास यानी द्रव्यमान कह लोगे। वी आपका हो जाता है वेलोसिटी। क्या हो जाता है, वेलोसिटी, जिसे आप वेग कह दोगे। क्या कह दोगे, वेग। अगर बात स्थितिज ऊर्जा की जाए, अगर बात स्थितिज ऊर्जा की जाए, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, पीई लिखा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, इसको केई लिखा जाता है, ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी और इसको पोटेंशियल। क्या होता है, डिनोट की बात करोगे यू से डिनोट कर लेना, और एमजीएच हो जाता है। क्या हो जाता है, एमजीएच हो जाता है। जहां पर एम आपका यही है मास, जी जो है ग्रेविटी है। जी का मान अगर पूछा जाए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर नहीं होता है तो आप अप्रॉक्स रख सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो ना, क्या जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर ना मिले तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप अप्रॉक्स रख सकते हो। यहाँ पे एमजीएच हो जाता है, एच आपका हाइट का काम होता है। ये आपकी रही गतिज ऊर्जा, ये रही आपकी स्थितिज ऊर्जा। जो आंसर रहा वो हो गया आपका गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। किसमें, पीतल में, चांदी में, तांबा में, एल्यूमिनियम में। तो ध्यान रखना क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। वो होता है आपका चांदी, आपका होता है चांदी में। ठीक है, कह रहा कि वाहनों में हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग होता है। आप ध्यान रखना, क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर वाहन में ड्राइवर की बात की जाए, इसकी ड्राइवर की, ड्राइवर के पास पीछे का दृश्य, किसका, पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण होता है, देखो आप गाड़ी चला रहे हो और आपके बगल में एक देखते हो साइड मिरर लगा होता है। उस साइड मिरर से आप पीछे से आने वाले सारे वाहनों को
उस मिरर यानी दर्पण में देखते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि वो जो मिरर है वो दर्पण है, वो कौन सा दर्पण है। तो आप ध्यान रखना, वो दर्पण है हमारा कौन सा, वो दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण बाबू। कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण या क्या कह सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपका हो जाता है उत्तल दर्पण। लेकिन अगर वाहनों के हेडलाइट की बात की जाए, क्या अगर वाहनों के हेडलाइट की बात की जाए कि जो वाहन है उनके हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा हो जाता है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण, जिसे आप कहोगे क्या, कॉनकेव मिरर। क्या कहोगे? कॉनकेव मिरर। बात समझ में आई कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का किया जाता है। और वाहनों में जो ड्राइवर के पास साइड मिरर लगा होता है पीछे के वाहनों को देखने के लिए, उसमें कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण होता है। फिर आ जाओ बायो पे, कह रहा कि मछली के हृदय में कच्छ होते हैं, जो मछली होती है उसमें कितने कच्छ होते हैं, तो 2 कच्छ होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही कथन का चयन करें। कह रहा कि कोशिका के राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली पदार्थ को आगमन की अनुमति नहीं देती है। और सी दिया कि कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, के भीतर संलग्न होते हैं। या कोशिका के 2 प्रमुख घटक होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो ध्यान रखना आप, जो इसका सही जवाब होगा वो होगा कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, के भीतर संलग्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 22 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करो, के रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। तो बेटा ये रक्त से संबंधित क्वेश्चन है। रक्त जिसे आप क्या कहोगे, आप कह दोगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कह दोगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहोगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या कहोगे? रक्त परिसंचरण तंत्र। किसके द्वारा दिया गया बाबू? ये दिया गया हमारे विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे के द्वारा। ईयर कौन सा? 1628 में। बात समझ में आ रही? रक्त परिसंचरण तंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया सन 1628 ईस्वी में। अगर बात करें कि रक्त का पीएच मान, पहले तो रक्त का अध्ययन देख लो। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती? हिमेटोलॉजी। क्या कहलाती? हिमेटोलॉजी। क्या कहलाती? हिमेटोलॉजी, ठीक है। अगर रक्त के पीएच मान की बात करें, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं आप, वैल्यू ऑफ पीएच स्केल। वैल्यू ऑफ पीएच स्केल कितनी हो जाएगी? लिख लेना बेटा, वैल्यू ऑफ पीएच स्केल कितनी होती? 7.4। और इसके साथ होने के मैंने आपको बताया था कि 7 के ऊपर क्या होता है? क्षारी, यानी थोड़ा क्या हो जाएगा? बेसिक यानी क्षारी। इसकी नेचर यानी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारी हो जाएगी, ठीक है। अगर बात पीएच स्केल की जाए, पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया था? पीएच स्केल हमारे सोरेनसन अंकल जो थे, इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। सोरेनसन स्केल। और पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बाबू? पावर ऑफ हाइड्रोजन। सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें ब्लड कितना होना चाहिए? तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए। और अगर यही परसेंट में बात की जाए तो लगभग 7% के आसपास होना चाहिए। कितना? लगभग 7% के आसपास होना चाहिए। तो जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है? वे रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 समृद्ध रक्त को वापस से हृदय में ले आती हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वो क्या होती है? सिराएं होती हैं। नेक्स्ट की बात की जाएगी, रक्त पट्टाणिकों जिसे प्लेटलेट्स को के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना, मैंने अभी आपको रक्त की बातें बताई, उसके बाद आपसे अगर कहा जाए कि ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्या ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? तो ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
एक आपका बाबू हो जाता है प्लाज्मा, क्या हो जाता है, एक आपका हो जाता है प्लाज्मा, और एक हो जाता है आपका कॉर्पल्स, क्या कॉर्पल्स, या आप बोल लोगे कणिकाएं, ठीक है। अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा जो होता है लाइट येलो यानी हल्के पीले रंग का होता है, क्या हल्का पीले रंग का होता है, हल्का पीले रंग का होता है। तो अगर पूछे तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा मात्रा होती है पानी की होती है, किसकी, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है पानी की, 90%। अगर 90% ना हो तो 90 से 92% भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। 90% होता है, अगर ना हो तो 92% होगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रोटीन होता है, क्या, इसके बाद अगर बात की जाए प्रोटीन अप्रोक्स 7% फिक्स होता है। इसके बाद ईटीसी आप कहोगे बचा हुआ जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और जो कार्पल्स है आपका, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका हो जाता है आरबीसी, एक हो जाता है आपका डब्ल्यूबीसी, और एक हो जाता है आपका प्लेटलेट्स, एक हो जाता है आपका प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है बाबू, ये होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पल्स, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं। और प्लेटलेट्स आप लोग सभी जानते हो कि प्लेटलेट्स आपके जो होती है इनका नाम होता है, ठीक है। आरबीसी जो होता है इसका नाम क्या होता है अगर कहा जाए तो आरबीसी का जो नाम होता है एरिथ्रोसाइट, क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक। और जो प्लेटलेट्स होता है इसको थ्राम्बोसाइट बोलते हैं, क्या, थ्राम्बोसाइट, थ्राम्बोसाइट, ठीक। ये आपके सारे नाम हो जाते हैं। तो इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी, वो आपको बताई जाएंगी। यहाँ से आप इतना ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, जो प्लाज्मा होता है ब्लड में ये 55 से 60% होता है, कितना, 55 से 60% तक होता है। तो बचा हुआ 40 से 45%। अब अगर ये 40% तो प्लाज्मा 60%, ये 45% तो ये 55%। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ल्यूकोसाइट हो गया हमारा क्या, डब्ल्यूबीसी, एरिथ्रोसाइट हो गया हमारा आरबीसी, ये हो गया हमारा क्या, प्लेटलेट्स। और थ्रोम्बिन क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। कह रहा कि प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है बाबू थ्राम्बोसाइट, किससे, थ्राम्बोसाइट से जाना जाता है। कह रहा कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है, आहार में प्रोटीन की कमी से। तो ध्यान रखना कि प्रोटीन से 2 रोग होते हैं आपके, प्रोटीन से 2 रोग होते हैं। पीलिया आप सभी लोग जानते हो, पीलिया वायरस है आपका। स्कर्वी आपका विटामिन से होने वाला है, और किस विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है। किससे होता है, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। और इसका नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की कमी से होता है एस्कॉर्बिक एसिड आपका नाम हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, रिकेट्स। और इसका नाम क्या हो जाता है, कैल्सीफेरॉल, क्या हो जाता है, कैल्सीफेरॉल, ठीक। अगर बच्चों में ये रोग होता है तो उसको ऑस्ट्रोमलेशिया बोला जाता है। लेकिन जो क्वासियोकर रोग होता है, कौन सा, क्वासियोकर, एक होता है क्वासियोकर, 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 और एक होता है मारास्मस, मरास्मस। ये दोनों रोग बाबू होते हैं जो प्रोटीन से होते हैं, किससे, प्रोटीन से जो रोग होते हैं वो होते हैं क्वासियोकर रोग और प्रोटीन, किससे, क्वासियोकर और मरास्मस, ये प्रोटीन से होने वाले हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वासियोकर रोग, ठीक है। 26 की बात कर लो, 26 की कह रहा कि पादप कोशिका में मुख्य रूप से कोशिकांग होते हैं जिनमें जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। आपका हो जाता है अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, वर्णक लवक, क्रोमोप्लास्ट, सूत कणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया या रिक्तिकाएं, वैक्यूल। तो जो इसका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, कह रहा कि फूल का मादा जनन अंग है, जो फूल है का मादा जनन अंग है, तंतु है, परागकोश है, अंकुरण है या स्त्री केसर है। कह रहा तंतु है, परागकोश है, अंकुरण है या स्त्री केसर है। जो फूल का मादा जनन अंग है वो क्या है, स्त्री केसर है। 28 की बात करो, फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल आप ध्यान रखना
अगर बात विटामिन की जाए, किसकी, अगर बात विटामिन की जाए, अगर बात विटामिन की जाए, अगर बात विटामिन की जाए, तो विटामिन की जो खोज की थी वो सी फंक भाई साहब ने की थी। किस 1912 ईस्वी में की थी। ठीक है, किसने, सी फंक भाई साहब ने 1912 ईस्वी में की थी। अगर इसके फुल फॉर्म की भी बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म था कासिमिर फंक। क्या था, कासिमिर फंक, कासिमिर फंक। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, विटामिन को डिवाइड कर दिया गया, विटामिन को डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक हो जाते हैं आपके जल में घुलनशील, एक हो जाते हैं आपके जल में घुलनशील, और एक हो जाते हैं आपके वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, जो जल में घुलनशील है वो विटामिन बी और सी हो जाते हैं, और बचे हुए वो वसा में हो जाते हैं। ये लिख लेना भैया, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और ये है आपके वसा में घुलनशील। ठीक, यहाँ पे बचे हुए ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के। तो ये विटामिन आपको हो गए वसा में घुलनशील, तब घुलनशील तो हो गए। टोटल विटामिन कितने हो गए, 6। अगर बात की जाए, अगर बात की जाए इनके नामकरण की, तो विटामिन ए को उठा लो आप, विटामिन ए को उठा लो, विटामिन ए के बाद विटामिन बी की बात करो या बी1 की बात करो, कई सारे पार्ट हैं। विटामिन बी2 की भी बात करो, विटामिन बी3 की भी बात करो, विटामिन बी4 बी5 की बात कर लो, विटामिन बी6 की बात कर लो, विटामिन बी7 की बात कर लो, विटामिन बी9 की बात कर लो, और विटामिन बी12 की बात कर लो। ये सारे बी के बाबू पार्ट हो जाते हैं। फिर साथ ही साथ अगर विटामिन सी की भी बात कर लो, कोई बात नहीं, करो, विटामिन डी की बात करो, विटामिन ई की भी बात करो, और विटामिन के की भी बात करो, सारे विटामिनों की बात करो, जितने भी विटामिन है। अगर बात विटामिन ए की कर लो तो इसका नाम हो जाता है रेटिनॉल। क्या हो जाता है, रेटिनॉल। अगर बात विटामिन बी1 की कर लो तो इसका नाम हो जाता है थायमिन। क्या हो जाता है, थायमिन। बी2 की बात कर लो, राइबोफ्लोविन। क्या, राइबोफ्लोविन। अगर बी3 की बात कर लो तो इसका नाम हो जाता है नियासिन बेटा। क्या हो जाता है, नियासिन नाम हो जाएगा। अगर बात बी5 की पढ़ो, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। अगर बी6 करो, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन एसिड। अगर बी7 की करो तो बायोटिन, बी9 की करो तो फोलिक अम्ल, फॉलिक एसिड, या इसी को फोलेट भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या, इसी को फोलेट भी कहा जाता है। अगर बी12 की करो, साइनोकोबालिन, साइनोकोबालिन। अगर बात विटामिन सी की जाए, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर बात विटामिन डी की करी जाए तो इसका हो जाता है कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाता है, कैल्सीफेरॉल। अगर बात विटामिन ई की करी जाए तो टोकोफेरॉल हो जाता है। क्या, टोकोफेरॉल हो जाता है। अगर के की करी जाए तो इसका नाम हो जाता है फिलोक्यूनॉन बेटा। क्या, फिलोक्यूनॉन कह सकते हो, या इसी को नेफ्टोक्यूनॉन भी कह सकते हो। क्या, फिलोक्यूनॉन कह लो या नेफ्टोक्यूनॉन कह लो। तो इतने विटामिन है तुम्हारे पास। अगर डिजीज देखोगे तो इससे हो जाता है आपका क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, या आप क्या कह लोगे इसको, रंतौंधी। इसी से एक डिजीज होती है तुम्हारी जीरोफिथेल्पिया, भी उसी को बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे पॉलिश किए हुए राइस होते हैं, गोल्डन राइस होते हैं, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, गोल्डन राइस होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि पॉलिश वाले जो राइस होते हैं या गोल्डन राइस जो होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि गांव में जो बच्चों को एक टीका लगाया जाता था जिसे हम खसरे का टीका कहते हैं, तो जो खसरे का टीका लगाया जाता है उसमें कौन सा विटामिन होता है, तो उसमें भी आपका विटामिन ए ही पाया जाता है। और एक क्वेश्चन बनेगा कि बीटा कैरोटीन किसको कहते हैं, तो बीटा कैरोटीन भी विटामिन ए को ही कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके विटामिन ए से संबंधित हैं, और ये आपके आंखों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आंखों के लिए लाभदायक विटामिन विटामिन ए है, और सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। ठीक है, गाजर में पाया जाता है। यहां से ये आपका हो जाएगा क्या, बेरी बेरी।
यहां से आपका हो जाएगा क्या, विटामिन B2 हो जाएगा, यहां से होता है मुंह में छाले जिसका नाम है आपका किलोसिस। क्या है बाबू, किलोसिस। B3 आपका हो जाता है प्रेलाग्रा। ये आपका क्या, जब आपके बाल सफेद होते हैं, मतलब बालों का सफेद होना, बाल सफेद, यहां से आपका हो जाता है एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। और यहां से हो जाता है बालों का झड़ना आपका। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको विटामिन B7 के कैप्सूल लेने होंगे। बायोटिन नाम हो गया। जो फोलेट होता है या फोलिक अम्ल होता है, इससे क्या एनीमिया ही इससे भी होता है, एनीमिया। और यही आपका इससे भी होता है एनीमिया, B12 से, ठीक है। इसमें आपकी, इसको कोबालमाइन भी कहते हैं। और धातु कौन सी, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट धातु पाई जाती है, वो इसी में होती है। और यहां से आपको पता ही है स्कर्वी, क्या स्कर्वी। और यहां से आप आ जाओ, ये क्या है आपका, ये है आपका रिकेट्स, रिकेट्स जिसे आप सूखा रोग बोलते हो। अगर यही बड़े में रोग हो जाए तो उसको बोलते हो ऑस्ट्रोमलेशिया। क्या बोलोगे, ऑस्ट्रोमलेशिया। और यहां से होता है जो इनफर्टिलिटी बोलोगे, क्या, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी यानी जनन क्षमता में कमी, ठीक है। और लास्ट है जो आपका, इसका क्या है, रक्त का थक्का जमाना यानी ब्लड क्लॉटिंग। सारी बातें समझ में आ गई विटामिन से। इसके बाद जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो हमारा फॉलिक अम्ल है का दूसरा नाम क्या, का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। अभी आप देखो, फॉलिक अम्ल को मैंने कहा आपसे फोलेट भी कहा जाता है। और इसके बाद भी अगर आपसे कहा जाए कि क्या कहा जाता है तो क्या कहोगे, टेरोइलुग्लूटैनिक अम्ल। ये ध्यान रखो आप, यही आप B9 है, विटामिन जो B9 है, इसी को फॉलिक अम्ल, इसी को फोलेट, और इसी को ये भी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड अभी आपको बता ही दिया गया, ठीक है। विटामिन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर बात 29 की कर लें, 29 की कर लें तो 29 का क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है। द्विबीज और एक बीज में जो होता है उसको क्या आवृत बीजी बोलते हो, यानी एंजियोस्पर्म बोलते हो, एंजियोस्पर्म बोल लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन ए, जो आपकी क्या हड्डियां हैं, हड्डियां और कैल्शियम, दांतों के लिए कैल्शियम तो बहुत आवश्यक है, लेकिन कौन सा विटामिन, तो ध्यान रखना विटामिन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। और सारी बातें अभी आपको बताई गई हैं कि विटामिन की खोज से लेकर सारे विटामिन के नाम, ठीक है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी इसका। बात अगर 31 की जाए कर, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। क्या, कोशिकाओं। तो कुछ बातें हम लोग कोशिका से संबंधित भी देख लेते हैं। कोशिका, कोशिका जिसे क्या बोलते हो आप, सेल, ठीक। जो इसका अध्ययन होता है बेटा, क्या, जो कोशिका का अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सेल। इसको आप कहते हो साइटोलॉजी। क्या कहते हो, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। अगर बात की जाए कि जो कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी, ये किसके द्वारा की गई थी, तो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अगर लेकिन पूछा जाए कि इन्होंने किस कोशिका की खोज की थी, तो इन्होंने खोज की थी डेड सेल यानी मृत कोशिका की। इसके बाद जो जीवित कोशिका खोजी वो आपके एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किस सन में, सन 1674 ईस्वी में। 1665 में तो आपकी हो गई मृत कोशिका, जो आपकी किसने खोज दी, रॉबर्ट हुक ने। जो जीवित खोजी गई 1674 ईस्वी में, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। अगर पूछा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। किसके द्वारा, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। तो इतनी बातें आपके लिए अभी जरूरी, इनको आप याद करके रखें। जो क्वेश्चन में कहा गया कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने, तो आप सभी लोग जानते हो, नंबर में 46 और पेयर में 23।
23, ठीक है। आज और निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? स्थायी पादप ऊतक है आपका तो पार्श्व विभज्योतक, कॉलन जाइलम, शीर्षक विभज्योतक जिसे बोलोगे क्या एपिकल मेरिस स्टेम्स, कोलेन काइमा बोल दोगे, कोलेन काइमा आप, और ये हो गया आपका लिटरल मेरिस्टम्स। तो जो आप ध्यान रखना कौन सा जटिल स्थायी पादप जो जल पहुंचाने का काम करता है जड़ों और तनों में, वो हमारा हो जाता है जाइलम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करो, क्या कह रहा कि बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? अभी आपको बताया गया कि जो अपना विटामिन ई होता है, इनफर्टिलिटी, क्या इनफर्टिलिटी ये जो होता है आपका, यही होता है बांझपन। क्या होता है? बांझपन। जो महिलाओं में समस्या होती है बांझपन होती है, और जो पुरुषों में समस्या होती है वो जनन क्षमता में कमी होती है, ठीक है। बी आपको बताया गया कि रिकेट्स, विटामिन बी1 थायमिन, और के आपका हो जाता है क्या? नेफ्टोक्यूनोन या फिलोक्यूनोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और विटामिन ई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन से कोशिका अंगक अतः कोशिकी पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, जो आत्महत्या की थैली जो होती है उसको बोलते हैं हम लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 34 का हो जाएगा सी, लाइसोसोम। अगर बात बायो के लास्ट क्वेश्चन की करें तो गलगंड जो रोग है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? गलगंड रोग कैसा होता है? आप देखना कि आपके गले में यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। क्या यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है? जो गला होता है वो इसके बराबर हो जाता है। तो जो ये रोग होता है इसी को आप बोलोगे ग्वाइटर रोग बोला जाता है। आयोडीन की कमी से होता है, या इसी को आप क्या थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है, इसमें संबंधित है आपकी थायराइड ग्रंथि। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 35 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात 36 की जाए, केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं दूध, चीनी, नमक, चॉक पाउडर। तो देखना दूध तो आपका पानी में घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है। अगर बात नमक की जाए वो भी घुल जाती है। तो दूध, चीनी और नमक ये तीनों आपके पानी में क्या है? घुलनशील है। लेकिन अगर बात अघुलनशील की जाए तो चॉक पाउडर जो होता है ये आपका अघुलनशील हो जाता है, मतलब डी ऑप्शन ये आपका घुलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो बेकिंग सोडा है इसे आप क्या बोलते हो? खाने का सोडा। क्या बोल देते हो भैया? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। फॉर्मूले की बात की जाए क्या हो जाता है? NaHCO3, या इसी को बोल दोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक। अगर बात आपकी क्लोरोफॉर्म की जाए, क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या हो जाता है? CHCl3। क्या हो जाता है? CHCl3। अगर बात आपसे वॉशिंग सोडा की जाए, या इसी को आप धामन सोडा बोल दोगे, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एक का आपका होता है नौसादर भी पूछा जाता है, जिसका नाम होता है NH4Cl, जिसे आप अमोनियम क्लोराइड बोल दोगे। क्या बोल दोगे? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहां से जो कहा गया कि बेकिंग सोडा जो है आपका क्या? NaHCO3, यानी 37 का जो होगा ए हो जाएगा। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम, ये आसान हो गया। NaCl आप सभी लोग जानते हो क्या होता है हमारा? सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे आप क्या बोल देते हो? जिसे आप बोल देते हो नमक।
नमक। एक आपका हो जाता है यहां से D2O, क्या D2O, जिसे आप बोल दो ड्यूटीरियम ऑक्साइड, क्या ड्यूटीरियम ऑक्साइड, या इसी को भारी जल कह दोगे, क्या इसी को भारी जल कह दोगे। अगर बात यहीं से एक फॉर्मूले की कर दी जाए फिटकरी, फिटकरी एलम की, किसकी फिटकरी एलम, K2 क्या हो जाएगा इसका बाबू, K2SO4 Al2 SO4 का होल फ्रेश डॉट 24H2O। इसका नाम पूछा जाए तो क्या हो जाता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसी को आप द्विक्लवण भी कह देते हो, फिटकरी को, ठीक है। इस सारी बातें ध्यान रखना। जो इसका राइट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगर बात 39 की जाए, कह रहा निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या, क्या परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो आप ध्यान रखना कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो आपसे यही कहा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है, तो वो हमारी हो जाती है लिथियम। लिथियम जिसका सिंबल क्या हो जाता है, Li हो जाता है, क्या हो जाता है Li। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए इसका सिंबल N हो जाता है। अगर बेरिलियम की बात की जाए तो इसका सिंबल Be हो जाता है, और कार्बन की बात की जाए तो इसका सिंबल C हो जाता है। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो लिथियम का 3 हो जाता है, नाइट्रोजन का 7 हो जाता है, बेरिलियम का आपका 4 हो जाता है, ठीक है, और इसका कितना कार्बन का 6 हो जाता है। सारी बातें क्लियर हैं। इसका जो जवाब हो जाएगा वो लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट 40 की बात करो, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन, सोडियम, लोहा, जस्ता और तांबा। तो ध्यान रखना आपको कि कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। तो आप ध्यान रखना कौन सी धातु चाकू से, तो सोडियम, पोटेशियम, इन दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी धातु जिसको किरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो कौन सा है, सोडियम है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाएगा। और सबसे अभिक्रियाशील धातु इसीलिए होती है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 40 का ए। अगर बात बैटरी एसिड का रासायनिक नाम की जाए, तो बैटरी में हमेशा ध्यान रखना इसमें होता क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, क्या अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। बात 42 की कर लो, तो क्या लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता और ना ही क्षारीय होता है, तब उसका रंग कैसा होता है। अगर बात अम्ल की जाए कि जो अम्ल होते हैं एसिड, वो हमारे लिटमस पेपर का कौन सा कलर किसमें बदल देते हैं, तो जो अम्ल होते हैं वो अम्ल का काम होता है कि जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो लाल को किसमें, नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। आप ध्यान रखना ये 2 पॉइंट कि अम्ल नीले को लाल में और क्षार लाल को नीले में कर देते हैं। लेकिन लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो और ना तो क्षारीय हो, तब उसका रंग जो होता है वो सिंपल सा होता है। आप ध्यान रखना कि जब कोई भी लिटमस पेपर ना हो तो एक लिटमस पेपर जो सिंपल होता है उसका रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है, ठीक है। बात कर लीजिए क्रोमियम की परमाणु क्रमांक की, तो क्रोमियम का कितना होता है, आप सभी लोगों को पता है, क्रोमियम का बताया Cr यानी इसका 24 होता है, 24 यानी ऑप्शन नंबर बी। 19 पोटेशियम हो जाएगा, 18 ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो आप सभी लोग जानते हो 1H1 होता है, लगभग पॉइंट में होता है, तो आप इसको क्या कह दोगे, 1 ही होता है, यानी 1 का बी हो जाएगा। विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है, जो विंडो क्लीनर होती है निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम होता है CaOH ट्वाइस होता है, सोडियम जो होता है NaOH होता है, जो मैग्नीशियम MgOH ट्वाइस होता है, जो ये होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो विंडो क्लीनर में निम्न में से क्षार पाया जाता है, ठीक है। 46 निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था में हो गया, तो वह 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, तो ध्यान रखना 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। पहली हो गई ठोस, पहली हो गई ठोस, दूसरी हो गई आपकी कौन सी, द्रव, और तीसरी हो गई कौन सी, गैस, चौथी हो गई आपकी प्लाज्मा, कौन सी, चौथी हो गई प्लाज्मा, और जो 5वीं होती है कौन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो 5वीं अवस्था है आपसे पूछी गई कौन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ध्यान रखना, कह रहा आलू में स्टार्च, आलू में स्टार्च के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो कौन है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी आपके किसके, हैलोजन समूह के, किसके,
हैलोजन समूह के, हैलोजन समूह के, हैलोजन ग्रुप, ठीक। एटॉमिक नंबर सभी को पता है, क्लोरीन आपका 17, फ्लोरीन 9, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन यानी 47 का भी 48। देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु, चाहे मेंडलीव का हो चाहे आधुनिक आवर्त सारणी हो, कोई भी हो, कार्बन क्या होता है C12, 6 कार्बन 12। एटॉमिक नंबर आपका 6 हो जाता है और एटॉमिक मास आपका 12 हो जाता है। तो किसी के भी अनुसार बात की जाए तो कितना 6 हो जाएगा। अगर बात 49 की जाए, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, सभी का एक नाम ध्यान रखना, चाहे चूना पत्थर की बात की जाए, चाहे खड़िया की जाए, चाहे किसकी की जाए, संगमरमर की, जो होता क्या है हमारा CaCO3, जिसे आप क्या बोलोगे, कैल्शियम कार्बोनेट बोलोगे। चाहे चूना पत्थर, चाहे खड़िया और चाहे संगमरमर, तीनों नाम इसी के हैं, जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट बोल दोगे। क्या बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है। H है आपका हाइड्रोजन, H ही है आपका हीलियम। तो आपसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, H पूछा गया है, जो आपका हाइड्रोजन है। ये आज के आप जो सेट नंबर हमारा 53 था, जो सेट नंबर हमारा 53 था, ये उसके क्वेश्चन रहे। कैसे लगे क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताना। और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हो, क्योंकि अब आपका पेपर बहुत ही नजदीक है। जो भी कंटेंट आपके पास है अपना, उसको समय से रिवीजन करके जाना है। ज्यादा से ज्यादा आप उसको रिवीजन करने पर अपना टाइम दो, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो कंटेंट आपके पास है बस उतना रिवीजन करके जाओ, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करना, जो आपने पढ़ा है उसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो नए के चक्कर में नहीं पढ़ना, जो कंटेंट है उसको आप बार बार रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।